अन्य पिछड़े वर्ग हमारा कल शुरू हुआ था, क्या होता है वो क्लियर था। अब काका कालेकर आयोग तुम्हारा स्टार्ट हुआ है। ये इसके हम देख रहे थे कि इन्होंने कौन कौन से निम्न निर्देश दिए हैं काका कालेकर आयोग के अकॉर्डिंग के क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट है, आयोग वे कसौटियां निर्धारित करे जिनके आधार पर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को ज्ञात किया जा सके कि कौन कौन लोग पिछड़े हैं, उनका पता एक्चुअल में लगाया जा सके, ना कि केवल फॉर्म्स फिल हो रहे हैं और आगे प्रक्रियाएं चलती जा रही हैं। क्योंकि जो आगे अधिकारी बैठे हैं उन तक एक्चुअल जो सिचुएशन होती है वो पहुंच ही नहीं पाती है कि क्या कंडीशंस सोसाइटी में चल रही है। तो इस आयोग का यही मेन काम था कि वो पहले इनका पता लगाए। दूसरा, पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार करें, इनका पता लगा के फिर सूची तैयार करें और उनको किस किस तरह की कठिनाइयां हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। फिर आता है पिछड़े वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने व कल्याण हेतु सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए। नेक्स्ट है, वर्गों की क्या सहायता की जाए, कि जब आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा सहायता भी तो उसी कंडीशन के तौर पर करोगे कि अगर उन्हें हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स को ले जाएंगे, यदि वहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं हैं तो वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम लाया जाएगा, यदि एजुकेशन का सिस्टम भी वहाँ पर है तो क्या बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं और नहीं आ रहे तो किस वजह से नहीं आ रहे। जैसे ये मिड डे मील शुरू किया गया था कि बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो दिन भर काम करते हैं तब उन्हें खाने के लिए मिलता है, इसलिए वो स्कूल नहीं आते, इसीलिए ये मिड डे मील वाली योजना चलाई गई थी। आज पता नहीं, ठीक है भाई। लगभग 2 वर्षों बाद आयोग केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पूरी स्टडी करने के बाद इस प्रतिवेदन में 2.399 जातियों को पिछड़े वर्गों की श्रेणी में बताया गया, जिसमें देश की लगभग 70% जनसंख्या आ जाती है। फिर आयोग ने पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक कल्याण हेतु कुछ सुझाव भी दिए। वो सुझाव क्या थे? नंबर 1, जाति संस्तरण में निम्न सामाजिक स्थिति। जैसे ही जाति संस्तरण पाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक जाति में संस्तरण पाया जाता है, हर एक में पाया जाता है। जैसे पहले तो धर्मों के आधार पर हम कह देते हैं कि हिंदू में, मुस्लिम या सिख ईसाई में, इनमें संस्तरण पाया जाता है, लेकिन हमारी जो जातियां हैं इनके अंदर भी अपने अपने धर्मों के अंदर भी जातियां डिवाइड होती है और उनमें भी संस्तरण पाया जाता है कि कोई धोबी का काम करता है, कोई लोहार का करता है, कोई नाई का करता है, तो इस तरह से उनके भी संस्तरण पाए जाते हैं अलग अलग से। शैक्षणिक प्रगति का अभाव, ये पॉइंट पाया कि लोग कम से कम शैक्षिक थे। नंबर 3, राजकीय सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, क्योंकि वो कृषि से जुड़े हुए थे और वहीं गांव से जुड़े हुए थे, तो बाहर बहुत ही कम लोग निकल पाते थे, मुश्किल से एक गांव से एक। लेकिन आज ऐसी कंडीशन नहीं है, आज बहुत बहुत बढ़ चुके हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, केवल लेबर का काम करते थे अधिकतर लोग जाकर, नहीं तो नहीं करते थे, केवल अपनी कृषि से जुड़े रह जाते थे। नेक्स्ट आयोग आता है मंडल आयोग। मंडल आयोग सन 1977 में लोकसभा चुनाव में जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% तक स्थानों को आरक्षण दिया की बात कही। जब वह केंद्र सत्ता में आई तो इस संदर्भ में वी.पी. मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसका नाम मंडल आयोग किया गया। एक काका कालेकर आयोग, ये कब बना? 1953 में। दूसरा बना मंडल आयोग, ये बना 1977 में। इसके भी कुछ काम दिए गए, इन्हें भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टियों से कुछ ना कुछ मिलते जुलते थे, और कि उनके उत्थान के लिए कौन कौन से काम किए जाएं या फिर कदम उठाए जाएं। और केंद्र व उन जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा है या फिर अपर्याप्त है, वहाँ पर आरक्षण की सुविधाएं दी जाएं, ताकि बच्चे आरक्षण पाकर पढ़ाई करें और पढ़ाई कर कर आगे बढ़ें और लोकसभा तक अपना प्रतिनिधित्व लाएं। जैसे बहुत सारे चुनाव होते थे, चुनाव में केवल जो जनरल कैटेगरी वाले थे केवल
वही इलेक्शन लड़ते थे, वही जीत जाते थे और बार बार यही होता रहता था। लेकिन जब सरकार ने कुछ कदम उठाए तो उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी शेड्यूल कास्ट में भी आया, ओबीसी में भी आया और हर कास्ट के लोगों को ऊपर उठने का मौका बराबर दिया गया। वो क्रीमी लेयर वाली जो बात आती है वो इसमें भी लागू होती है, जो SC/ST वाले एक्ट में बताई थी। अब पिछड़े वर्गों में आंदोलन आया। बम्बई में सन 1873 में ज्योतिबा फुले नामक माली जाति के एक व्यक्ति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज द्वारा संचालित आंदोलनों ने कौन? बम्बई में सन 1873 में ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा खूब। ज्योतिबा फुले नामक एक माली ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज द्वारा संचालित आंदोलनों में भाग लेने वाली मध्यम श्रेणियों की जातियां जैसे तेली, कुंबी, सती और माली थी। फुले ने आम जनता के लिए 2 पुस्तकें लिखी, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। जैसा कि उन्होंने देखा वहाँ पर, उसी पर बेस्ड अपने कुछ व्यू लिखे जो फिर बाद में प्रकाशित हुए पुस्तकों के तौर पर। ये पुस्तकें पिछड़े वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। फुले ने ब्राह्मणों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया। ब्राह्मणों के विरोध के साथ साथ इस समाज ने स्त्री मुक्ति एवं शिक्षा, समाज सेवा, महिला सुधार, अनाथालय तथा लोगों में शिक्षा के प्रसार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। फुले ने सांस्कृतिक हिंदूवाद का विरोध किया कि इस तरह से डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। उनके आंदोलन को सांस्कृतिक क्रांति भी कहा जाता है। अधिकतर मूलतः उनका आंदोलन ब्राह्मण विरोधी था, क्योंकि वो ब्राह्मणों से आहत हुए होंगे या फिर उनके खिलाफ ब्राह्मणों ने कुछ काम किए होंगे, इसलिए वो ब्राह्मणों से आहत थे और उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। ब्राह्मणों ने फुले के आंदोलनों का जमकर विरोध किया। कोल्हापुर के महाराजा ने भी 1900 में गैर ब्राह्मण आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे यह आंदोलन दक्षिण के अन्य राज्यों में भी फैल गया और कामारेड्डी, वेल्ला जैसी मध्यम जातियों श्रेणी की जातियों ने संगठित होकर ब्राह्मणों का विरोध किया। बी रामास्वामी नायर ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1949 में अन्नादुराई ने द्रविड़ मुनेत्र कन्नडम की तथा 1970 में MG रामचंद्रन ने अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नेर कन्नडम की स्थापना की। ये दोनों ही राजनीतिक दल के विरोधी ब्राह्मण विरोधी थे। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी से निजी दुश्मनी हो जाती है या एक पर्टिकुलर वर्ग जो है वो प्रताड़ित करता है। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि एक विलन होता है और एक हीरो होता है, कि हीरो को परेशान करने वाला एक विलन होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसमें ब्राह्मणों का ही विरोध करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी ब्राह्मणों से के साथ कोई प्रॉब्लम होगी या फिर उन्होंने उनको रोका होगा, इसलिए ये ब्राह्मण विरोधी थे। केरल में इजावा जाति श्री नारायण धर्म परिपालन नामक एक सुधारवादी आंदोलन चला, जिसमें गैर ब्राह्मण जातियों के उत्थान पर बल दिया गया कि उत्थान सभी जातियों को मिलना चाहिए। सभी जातियों के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में पढ़ाई के लिए अवसर मिलने चाहिए, राजकीय सेवाओं मंदिरों में प्रवेश मिलना चाहिए, जो सड़कें हैं सड़कें बनाने वाले जो लोग हैं वो उनका उपयोग कर सके। इस तरह के कुछ मांगे उठने लगी। दक्षिण में पिछड़े वर्गों ने आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे? एक ब्राह्मणवाद का विरोध, कि ये नहीं कि ब्राह्मण ही अच्छी शिक्षा पा सकेंगे बल्कि सबके लिए शिक्षा लाई जाए। पिछड़े वर्गों में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार लाया जाए, जातीय सोपान में उच्च स्थिति प्राप्त करना। इन आंदोलनों के कारण पिछड़े वर्गों में चेतना पैदा हुई तथा राजनीतिकरण हुआ। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर। जो बंधुआ मजदूर थे उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इसको इसमें दर्शाया गया है। जैसे राष्ट्रीय श्रम संस्थान, गांधी शांति प्रतिष्ठान बंधुआ मजदूरों के लिए बनाए गए तथा बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए
आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के 295 जिलों के 1000 गांवों का मई व अक्टूबर 1978 में एक सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों में बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करता है। इन्होंने ये पता लगाया कि किस प्रकार से लोग इतने गांव में कि 1000 गांवों के लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर आज भी काम करते हैं, तो उन्हें इन कामों से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए। जैसे ईंटों के भट्टे हैं तो ईंटों के भट्टे पर न्यूनतम मजदूरी पर उन मजदूरों को बांध कर रखा जाता था कि आपको ये काम करना ही करना है, और खाने पीने की और आवास की सुविधाएं न्यूनतम दी जाती थी। ये उनके मूल ये रांची के लोग थे। इनका पता लगाया गया और तब इन्हें 10-10 हज़ार रुपये न्यूनतम मजदूरी के तौर पर रखा जाने लगा। भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान व छोटे किसान। भूमिहीन श्रमिक का अर्थ जिनके पास भूमि ना हो और वो एक श्रमिक के तौर पर दूसरे भूमिपति मालिक के यहाँ पर काम करते हो। दूसरा है सीमांत किसान एवं छोटे किसान। सीमांत किसान से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 1 हेक्टेयर से या 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान लघु किसान कहलाएंगे, जबकि 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्ध मध्यम और 4 से 10 हेक्टेयर वाले मध्यम एवं 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले वृद्ध किसान माने जाते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हारे पास आई कि छोटे किसान किसे कहेंगे, बड़े मध्यम वर्गीय किसे कहेंगे, या फिर मध्यम वर्ग से ऊपर वाले कौन होंगे और बड़े किसान कौन होंगे। तो आप सबसे छोटे जो किसान होंगे लघु किसान 2 से 4 हेक्टेयर वाले, 1 से 2 हेक्टेयर वाले लघु किसान, 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्ध मध्यम और 4 से 10 वाले मध्यम और 10 से अधिक भूमि वाले वृद्ध। तो अगर बीच वाले भी तुम लोग भूल जाओ तो 1 से 2 वाले लघु किसान और 10 से अधिक वाले बड़े किसान, सबसे छोटे किसान और सबसे बड़े किसान। इनकी आमदनियाँ दी गई है कि किस प्रकार से कितने कितने वर्षों में कितनी कितनी आमदनी हुई, जबकि इनका तुम्हारे एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। अब आती है इनकी प्रॉब्लम्स। एक तो रोज़गार की समस्या मेन है। जो भी किसान होंगे या ग्रामीण लोग होंगे उन्हें आज भी रोजगार की प्रॉब्लम आज भी है, कल भी थी और आज भी है। दूसरा अल्प आय, चूंकि खेत से जुड़े हुए होते हैं तो इनकी आय कम ही होती है। इतनी तो लागत आ जाती है और पूरा टाइम अगर आप लगे रहोगे ना उसमें और अपनी मजदूरी काउंट करोगे तो आपको कुछ नहीं बचता, इसीलिए न्यूनतम आय। कार्य की दशाएं, मजदूरी होती है वहाँ पर, छुट्टी भी कोई नहीं होती है और धूप में भी काम करना पड़ता है, सर्दी में भी काम करना पड़ता है, तो वो कार्य की दशाएं होती है। निम्न जीवन स्तर होता है कि जब आप ईंटों के भट्टों पर काम करोगे या फिर फैक्ट्रियों में काम करोगे, चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, बम बनाने वाली फैक्ट्री है, तो हर टाइम खतरे में भी लोग रहेंगे और उन्हें पौष्टिक आहार भी उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक कि ऑक्सीजन तक की कमियाँ हो जाती हैं उन फैक्ट्रीज़ में और बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं और फैक्ट्री वाले लोग टाइम पर चेकअप की सुविधा भी नहीं रखते हैं। इस कारण कई बार जब उनके फंक्शंस होते हैं या शादियाँ वगैरह होती हैं बच्चों की, तो वो ऋण ले लेते हैं और ऋण उतारने के अभाव में वो दबते हुए चले जाते हैं। दयनीय सामाजिक स्थिति, जब उनके पास खेती नहीं होगी और उन्हें मजदूर के तौर पर काम करना पड़ेगा, कई फंक्शंस के तौर पर उन्हें जब ऋण लेना पड़ेगा और वो नहीं उतार पाएंगे तो उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो जाएगी। सहायक धंधों का अभाव रहता है, संगठन का अभाव और हरित क्रांति। लास्ट में आता है तुम्हारा हरित क्रांति। हरित क्रांति के अंतर्गत उत्पादन के परंपरागत साधनों, यंत्रों पर नवीन साधनों जैसे ट्रैक्टर, हल आदि का प्रयोग किया जाता है।
नवीन खादों, बीजों, कीटनाशक, जैसे ये कीटनाशक की बात आई ना, कीटनाशक आज की डेट में हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जब वो कीटनाशक उस हरी भरी घास को खत्म कर देता है तो हमारी हेल्थ को कितना नुकसान करता होगा। दवाओं का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया गया। हरित क्रांति के लाभ गांव के बड़े भूमि स्वामियों के किसानों को हुआ, छोटे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। हरित क्रांति ने गांव की आर्थिक असमानता को और बढ़ा दिया, ना कि कम किया। इससे कृषकों में असंतोष की भावनाएं जो वो बढ़ी। इसीलिए भारत में कृषक आंदोलन आया, क्योंकि जो बड़े कृषक थे वो बड़े बनते चले गए, जो छोटे थे वो छोटे ही रह गए। इस वजह से छोटे और बड़े कृषकों में या फिर मजदूर और कृषक वर्ग में जो था वो डिफरेंस आया, गैप आया। इस वजह से कृषक आंदोलन हुए। इसमें थोड़े मेन कुछ कृषक आंदोलन है। कृषक आंदोलनों में ऐसे आंदोलनों को कहते हैं जिनका मूलाधार कृषि की आवश्यकताओं से संबंधित होता है, जो मूलतः अपने सत्तापरक स्वामियों से मुक्त होने के लिए किए जाते हैं। वी पांडे कहते हैं कि कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है बशर्ते उसका उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो। जैसे कृषक आंदोलन अभी भी हमारे देश में चल रहा है, क्योंकि सरकार कहती है वो कृषकों के लाभ के लिए है, लेकिन किसान कहते हैं वो किसान के लाभ के लिए नहीं है जो भी नियम आए हैं। इसके कुछ मुख्य जो आंदोलन थे उनके बस नाम बता रही हूँ। एक तक गोरखपुर के पास एका नामक गांव में कृषक आंदोलन हुआ, जिसमें उसका उद्देश्य था बीजों के दाम पर सरकार जो थी वो लगान लगाने वाली थी, तो किसानों ने उसका विरोध किया और बीज पर किसी भी तरह का कोई भी लगान नहीं लगने दिया। बस्ती जिले में चला निजाई बोल आंदोलन हुआ, उसका था भूमि स्वामियों के अत्याचारों का विरोध करना। बस्ती में भूमि हथियाओं आंदोलन चला कि जो बड़े बड़े स्वामी थे वो ऋण दे देते थे, और छोटे किसानों को जब ऋण दिया जाता था तो अगर वो अपने ऋण को चुकाने में असफल होते थे, ऋण नहीं चुका पाते थे, तो वो उनकी ज़मीन अपने नाम लिखवा लेते थे। तो ये निजाई बोल आंदोलन जो था ये भूमि हटाओ आंदोलन के तौर पर चला। हरिजनों व मुसलमानों ने भूमि स्वामियों की ज़मीनें छीनने के प्रयास किए। दक्षिण भारत में 1896 तक मोपला मुसलमानों ने हिंदू भूपतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। मोपला जो ये आंदोलन है ये भी बहुत फेमस हुआ मोपला के नाम से। आगे जाकर तेलंगाना में हैदराबाद निजाम व उसके राजकारों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के बाद ही ये समाप्त हुआ। 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन, 1920 में हुआ बारडोली आंदोलन। ये आंदोलन आते हैं एग्जाम्स में कि कब कौन कौन से हुए और कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात से है, 1920 बारडोली आंदोलन किसानों ने बेगार, शोषण, लगान, महंगाई आदि का विरोध किया। महाराष्ट्र में 1875 से 76 में पूना, अहमदनगर, 1919-21 में 17 कृषक आंदोलन हुए। राजस्थान में 1913 से 14 में बिजोलिया में तत्कालीन महाराणा रावों एवं जमींदारों के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन हुए। अब इसमें से ना तुम लोग पॉइंट्स निकाल कर लाना कि कौन कौन से आंदोलनों पे अटकते हो, या फिर कौन से आंदोलनों को ये समझने की कोशिश करनी है कि ये किस पॉइंट पर थे, कि ये किस लिए आंदोलन किए गए। थोड़ा सा पढ़ोगे तो फिर क्लेरिफिकेशन अच्छे से हो पाएगा। जमींदारों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया। बंगाल के किसानों ने आंदोलन में तेभागा आज भी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये तेभागा आंदोलन बहुत पूछा जाता है। बंगाल के किसानों ने ये किया था। एवं नक्सलवाड़ी आंदोलन प्रमुख है। खेड़ा आंदोलन, बारडोली आंदोलन, मोपला आंदोलन, तेभागा आंदोलन,
और ये नक्सलवाड़ी आंदोलन। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, राजनारायण, नैनाजी देशमुख, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में प्रमुख रूप से उत्तरी भारत में किसानों की समस्याओं को लेकर अनेक आंदोलनों, प्रदर्शनों, धरनों, बंद, सम्मेलनों आदियों का, रैलियों, सभाओं का आयोजन किया जाता रहा है। जैसे आज इधर के कौन से नेता हैं जिनके निर्देशन में आंदोलन चलाया जा रहा है, किसान आंदोलन? महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत का नाम ज़्यादा हाईलाइट है। कुछ लोग गालियाँ देते हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े होते हैं। तो ये तो हर जगह होता है, कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, ये तो कंटिन्यू चलता रहता है। अब सुधार के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए? पहला, भूमि सुधार के बिचौलियों को बीच में से हटाया गया, उनकी लगान माफ़ी दी गई। और जैसे अभी भी, ये तो पुराने हैं निर्देश, अभी जो आया कि जो किसान हैं उन्हें हर साल 2000 रुपये दिए जा रहे हैं किश्तों के तौर पर किसानों को। तो इस तरह के समय समय पर सरकार द्वारा कुछ सुधार किए गए। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी उनकी गठित की गई। तीसरा, बंधक श्रम उन्मूलन के ये इस चीज़ को ख़त्म किया गया। श्रमिकों का संगठन बनाए गए ताकि उन्हें कोई भी परेशान ना कर सके। ज़बरदस्ती कुछ ऐसे नियम ना थोपे जा सके जहाँ पर मजदूर या फिर किसान परेशान हो। अन्य बहुत सारे उपाय हैं, देख लेना। कार्यक्रम में कमियां क्या क्या रही जिनके लिए आज भी किसान लड़ रहे हैं और सड़कों पर पड़े हैं, तो वो कमियों के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं। समस्या के समाधान हेतु सुझाव, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही जो इसमें सुधार दिए हुए हैं यही लिखो। आज की पृष्ठभूमि को देखते हुए, आज के आंदोलनों को देखते हुए, आज के जो नए नियम आए हैं उनको देखते हुए आप लोग अपने सुझाव भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू आप क्या सोचते हो इस सोसाइटी को देखते हुए। ठीक है, ओके।